आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी लेंगे। पहली बात, प्राचीन काल में राजा और राज्य का स्वरूप कैसा था जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी, मौर्योत्तर काल पोस्ट मॉडर्न एरा में राजा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन, देवीय राजत्व का सिद्धांत जो है उसके बारे में हम देखेंगे। और तीसरी इम्पोर्टेंट लास्ट में बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की आरंभिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, जिसमें कृषि एवं व्यापार वाणिज्य तथा नगर की स्थिति का जायजा लेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत हम प्राचीन काल में राजा और राज्य के स्वरूप पर चर्चा से करते हैं। 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र। राजतंत्र में राजा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते थे, वहीं गणराज्य में राजा जनता द्वारा चुने जाते थे। पूर्व के वीडियो में हम विस्तार से यह बात पढ़ चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि राजा कौन हो सकता है। अगर हम ब्राह्मणीय व्यवस्था की बात करें तो राजा केवल क्षत्रिय ही हो सकते थे। हालांकि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समाज के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझना जरूरी है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वैदिक संस्कृति में आर्यों ने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों का बंटवारा करते हुए 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक अनुष्ठान का काम करेंगे। क्षत्रिय रक्षा का दायित्व निभाएंगे। वैश्य अर्थवित्त से संबंधित गतिविधियां संचालित करेंगे। शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार समाज के कार्यों का बंटवारा करते हुए आर्यों ने समाज के काम को बांट दिया 4 वर्णों में। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। अब हम इतिहास पर नज़र डालें और देखें कि क्या राजा क्षत्रिय होते थे, तो पाते हैं कि सारे राजा क्षत्रिय नहीं होते थे। उदाहरण के लिए मौर्य शासक भी निम्न कुल से थे। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों को छोड़ दें, जिनमें मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है, बाकी सभी स्रोतों में मौर्यों को निम्न कुल का बताया गया है। मौर्यों के बाद मगध में राज्य स्थापित करने वाले शुंग और कण्व, ये भी ब्राह्मण वंश के थे। सातवाहन भी ब्राह्मण वंश से थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने एक अभिलेख में स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण कहता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है सारे राजा वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय नहीं होते थे। तो फिर राजा बनने के लिए क्या जरूरी था? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति राजा बन सकता था जो शक्ति और संसाधन जुटा ले। राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित होते थे। जो भी यह आवश्यक संसाधन जुटा लेता राजा बन जाता था। जबकि ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार आदर्श स्थिति यह थी कि राजा को क्षत्रिय ही होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं था। बहुत से अपवाद जिनका हमने अभी उल्लेख किया। 600 ईसा पूर्व में प्रचलित राजा और राज्य की यह व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही व्यवस्था थी या उन व्यवस्थाओं का विकास थी? वैदिक काल में राजा और राज्य के स्वरूप को कबायली राज्य, ट्राइबल स्टेट कह सकते हैं, जबकि साम्राज्यों के उदय होने पर राज्य का स्वरूप टेरिटोरियल स्टेट का हो गया, अर्थात राजा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने लगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ था राजा राज्य की संपूर्ण भूमि का वास्तविक मालिक माना जाता था, पहली बात। और दूसरी, राजा अपनी प्रजा से नियमित भू राजस्व वसूल करने का अधिकार रखता था। तो उपरोक्त दोनों शर्तें जो पूरी करे वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजा होता था। जबकि वैदिक काल में कबायली राज्यों में, ट्राइबल स्टेट्स में राजा उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं करते थे। नहीं तो वो मालिक माने जाते थे, एक कबीले के सरदार की हैसियत से ही काम करते थे और उसके नीचे आने वाले लोग भी कुछ भेंट आदि दे देते थे, नियमित भू राजस्व नहीं देते थे। तो वैदिक काल में राज्य का स्वरूप एक ट्राइबल स्टेट का, लेकिन 600 ईसा पूर्व में ये ट्राइबल स्टेट्स टेरिटोरियल स्टेट्स में बदल गए। तो इस प्रकार स्पष्ट है 600 ईसा पूर्व में
वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था राज्य विकसित हो रहा था और उत्तरोत्तर इस राजत्व का और विकास होता चला गया। प्राचीन काल में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास थोड़ी देरी से हुआ। प्राचीन काल में दक्षिण भारत की जानकारी तमिल संगम साहित्य से प्राप्त होती है। तो तमिल संगम ग्रंथों से पता चलता है कि दक्षिण भारत, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य आते हैं, में चेर, चोल और पांड्य सरदारियों का उदय हुआ। आगे चलकर ये राज्य बड़े प्रसिद्ध राज्य भी बनकर उभरे। अब हम यहाँ सरदार और सरदारी का अर्थ समझ लें। सरदार एक कबीले के सरदार की तरह होता था। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति जो लड़ाई या युद्ध में नेतृत्व करे, लोगों के विवाद को मध्यस्थता करके सुलझाए, वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। तो इस प्रकार के ये काम करने वाला व्यक्ति कबीले का सरदार कह सकते हैं और ये सरदारियाँ ऐसे डेवलप हो रही थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य ये सरदार और सरदारियों का निर्माण करते हैं और आगे चलकर यही सरदार और सरदारियाँ राजा और राज्य के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार स्पष्ट है 600 ईसा पूर्व राजा और राज्य का स्वरूप 600 ईस्वी तक आते आते विकसित होता चला गया। राजा के अधिकार बढ़ते चले गए, राज्य की सारी शक्तियां राजा में केंद्रित होती चली गई, राजा शक्तिशाली होते चले गए। अब हम पोस्ट मौर्यन एरा यानी मौर्योत्तर काल के बारे में राजा और राज्य की स्थिति पर गौर करें। मौर्योत्तर काल में राजत्व का स्वरूप और विकसित हुआ। राजत्व में अब देवत्व का विकास हुआ, अर्थात राजाओं ने अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ा। देवी देवता के साथ अपने आप को जोड़ना राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन या जरिया था। राजाओं ने राजत्व के साथ देवीय सिद्धांत जोड़कर आम जनता को यह संदेश दिया कि राजा आम या साधारण व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर से जुड़ा है। इससे कोई भी राजा के खिलाफ विद्रोह करने की नहीं सोचे और राजत्व स्थायी होगा। उदाहरण के लिए मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। मूर्तियों के जरिए भी कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य या देवताओं के समान प्रस्तुत किया। संभवतः देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक चीनी शासकों से प्रेरित होते हुए अपनाते हैं। तो इस प्रकार कुषाण शासकों ने देवीय राजा की कल्पना करके राजत्व को और पुख्ता बनाया। मौर्योत्तर काल के बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त शासन काल में हमें सामंतीय व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम के प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। सामंत राजा को सैनिक सेवा उपलब्ध करवाते थे। कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा कमज़ोर होते थे वे बड़े सामंतों के अधीन हो जाते थे। अर्थात एक बड़े राजा के नीचे बहुत से छोटे राजा होते थे। तो ऐसे में बड़े राजा अपने आप को महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा और चक्रवर्ती राजा जैसी उपाधियों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है 4वीं शताब्दी ईस्वी में राजा, चक्रवर्ती सम्राट, महाराजाधिराज बड़े नामों की सूचक उपाधियों का प्रयोग करने लगे। बड़े राजाओं के अधीन बहुत से छोटे राजा या सामंत होते थे, जो एक तरफ राजा के शक्तिशाली होने को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि राजा के नीचे बहुत से छोटे राजा हैं तो बड़ा राजा काफ़ी शक्तिशाली हुआ। वहीं सामंतों पर राजा की निर्भरता धीरे धीरे राजा को सैनिक दृष्टि से दुर्बल भी बनाती है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का भूमिदान का उल्लेख मिलता है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह भूमिदान दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर कमज़ोर होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ। आइए अब बात करते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दरमियान होने वाली आर्थिक गतिविधियों की, अर्थात अर्थव्यवस्था का जायजा लें। इस समय की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि, व्यापार और व्यवसाय
तथा सिक्कों की बात करेंगे। 600 ईसा पूर्व के समय कृषि का विकास, इसके ऊपर चर्चा करें हम तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत में उपज बढ़ाने पर जोर दिया गया। कृषि उपज बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाए गए। पहला कि 600 ईसा पूर्व का समय लोहे की जानकारी का समय था। अब हल में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग शुरू हुआ। इससे कृषि उपज में वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो आर्थिक संपन्नता इस दौर से बढ़नी शुरू होती है, उपज में इजाफा होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से भी उपज में भारी वृद्धि होने लगी। यानी धान को रोप करके ऐसे, ये एक नई तकनीक इस समय अपनाई गई, उपज बढ़ी इससे। और तीसरा, उपज बढ़ाने के लिए एक तरीका कृषि में सिंचाई की व्यवस्था भी था। कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई। सिंचाई की यह व्यवस्था राजाओं द्वारा भी की गई, वहीं व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसे सिंचाई के प्रयास किए गए। उदाहरण के लिए गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। बाद में झील टूटने पर गुजरात के ये रुद्रदामन द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। और 5वीं शताब्दी में भी गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर से इस झील की मरम्मत करवाई। तो राजाओं द्वारा सिंचाई के लिए इस प्रकार भी प्रयास किए गए जिससे कि उपज बढ़े। इस समय प्रभावती गुप्त के भूमिदान की तरह भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वर्ग द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंधों की जानकारी भी मिलती है हमें कि कैसे राज्य उपज बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। इस काल में राजा कृषकों से भूमि कर लिया करता था, जो उपज का 6ठा भाग होता था। यानी 1/6 भाग उपज का कर के रूप में राज्य द्वारा लिया जाता था। जबकि दान में दी गई भूमि जो होती थी उससे कोई भूमि कर नहीं लिया जाता था, वो भूमि कर से मुक्त होती थी। किसानों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं होता था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। यानी ये सारे घुमक्कड़ लोग थे जिन पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। कृषि के बाद अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यवसाय एवं व्यापारिक स्थिति की जानकारी लें। पिछले एक वीडियो में हम जानकारी ले चुके हैं कि 600 ईसा पूर्व का समय भारत में द्वितीय नगरीकरण का समय था। महाजनपदों की राजधानियां महत्वपूर्ण नगर बनकर उभरे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। इस समय पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, मथुरा आदि महत्वपूर्ण नगर थे। इन नगरों में रहने वाले लोग विभिन्न व्यवसाय करते थे। धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी लोग, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि लोग इन नगरों में रहते। विभिन्न व्यवसाय करने वाले उत्पादक और व्यापारी अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए संगठन बना लेते थे। ऐसे संगठन श्रेणी यानी गिल्ड्स कहलाते थे। ये श्रेणियां कई तरह से कार्य करती थी, जैसे कच्चे माल को खरीदना, फिर इससे सामान तैयार करना और फिर लास्ट में सामान बना करके बाज़ार में बेचना। विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग उच्च वर्ग या धनी वर्ग की मांग या आवश्यकता की पूर्ति करते रहते थे। तो इस प्रकार नगरों में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। अब हम व्यापार की स्थिति पर नज़र डालें। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार का होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और स्थल मार्गों का जाल सा बिछ गया था और कई दिशाओं में ये फैल गया था। आंतरिक व्यापार ज़्यादातर स्थल मार्ग से होता था। व्यापारी बैलगाड़ी, घोड़ों, खच्चर आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। बाह्य व्यापार समुद्री मार्ग से भी होता था। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक जाता था।
शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और शासक इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उनसे धन लेते थे, यानी कर के रूप में धन लेते थे। जैसे कुषाण साम्राज्य का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, जिससे उनको काफ़ी आर्थिक लाभ होता था, व्यापारियों से कर लिया जाता था। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। गुप्त काल में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ अच्छा व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़ों, जड़ी बूटियों की बड़ी भारी मांग थी और काली मिर्च की तो बहुत डिमांड थी। इसका तो नाम ही यवन प्रिया पड़ गया था। भारत इसकी आपूर्ति करके काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करता था। यूनानी लेखक प्लिनी ने इस प्रकार यूनान से स्वर्ण मुद्राएं भारत जाने पर बड़े आंसू बहाए हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भारत का व्यापार उन्नत स्थिति में था और भारत में आर्थिक समृद्धि का दौर था। आइए अब हम प्राचीन काल के सिक्कों, कॉइन्स की बात करें। चूँकि व्यापार वाणिज्य में सिक्के, मुद्रा, करेंसी इसका बड़ा योगदान है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में हमने पढ़ा व्यापार होता था, लेकिन सिक्कों का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रचलन में था, लेकिन इस काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। यानी बिना सिक्के के जब व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय होता था, तो ऐसे में दोनों व्यक्तियों को आवश्यकता होगी, तभी वस्तुओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज होगा। एक को ज़रूरत हो, दूसरे को नहीं हो, तो वो व्यापार चल नहीं पाएगा। तो ऐसे में करेंसी का ईजाद हुआ, सिक्के प्रचलन में आए, तो इससे व्यापार काफ़ी हद तक आसान हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए गए। ये प्रारंभिक सिक्के आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन कहलाते हैं। पूरे भारत में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे और यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के, गोल्डन कॉइन, सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इतिहास में सिक्के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिहास की वह शाखा जो सिक्कों का अध्ययन करती है, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। सिक्कों से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। मसलन सिक्कों पर राजाओं का नाम, उनके द्वारा धारण की गई उपाधियाँ और उनके शासनकाल आदि अंकित होने से इतिहास की ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें सिक्कों से मिलती है। दूसरी बात, सिक्कों के प्राप्ति स्थल से राजाओं की सीमाओं की जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सिक्कों की धातु के आधार पर, जैसे सोने के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के हैं या तांबे के सिक्के हैं आदि, से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा होता था। उदाहरण के लिए, जैसे आरंभिक गुप्त शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए और प्रयुक्त सोना भी बढ़िया क्वालिटी का है, तो इससे अनुमान लगाना आसान है कि यह दौर आर्थिक रूप से समृद्धि का था। वहीं 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इससे संकेत मिलता है कि आर्थिक गिरावट का दौर शुरू हो गया, आर्थिक पतन शुरू हो गया, व्यापार में गिरावट आनी शुरू हो गई। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के आर्थिक विकास को हम नगर, सिक्के और व्यापार, इस त्रिकोण से समझ सकते हैं। यानी नगरों ने सिक्कों को, सिक्कों ने नगरों को, और ऐसे ही नगरों से व्यापार, व्यापार से नगर, सेम ऐसे व्यापार से सिक्के, सिक्के से व्यापार। यानी ऐसे 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो एक दूसरे को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देते हैं। नगरीकरण बढ़ने का अर्थ व्यापार बढ़ना, और व्यापार बढ़ने का मतलब नगरीकरण। इसी प्रकार व्यापार से सिक्कों में वृद्धि हुई और सिक्कों के ज़्यादा प्रचलन से व्यापार में और ज़्यादा तेज़ी आई। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारत में नगर, सिक्के और व्यापार बढ़ता चला गया और इस काल की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक संपन्नता,
समृद्धि के दौर में रही।